Hello everyone. So today we will discuss about chapter number 2, conduction. In chapter number 1 we had discussed the various mode of heat transfer like conduction, convection, radiation. Okay. So in this lecture we will discuss in brief discussion about the conduction and various law related to conduction. So first of all we will see the syllabus that we have to study in this chapter is 4 years law, one dimensional steady state conduction, which is most important, and some example are related to this one dimensional steady state conduction problems. Heat conduction through plane and composite balls, cylinder sphere electrical analogy, critical radius of insulation for cylinder and sphere, and overall heat transfer coefficient. Then after we will discuss about the transient heat conduction. Okay, in this some theories like Coulomb heat capacity analysis, time constant, okay, finite conduction and convective resistance. So this also we will discuss in this chapter. Then after we will discuss about the fins. ओके, तो फिन्स क्या होती है फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेंगे हम। तो आपने देखा होगा जो इंजन होता है, ओके, टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का, तो उसके आगे प्लेट लगी हुई रहती है ग्रे कलर की, तो वो फिन्स है। तो उसका वर्क क्या है फिन्स का, इट इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट थ्रू द कंडक्शन। ओके, सो वो फिन्स के अलग अलग टाइप्स हैं, वो डिस्कस करेंगे, हाउ द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द फिन्स, ओके, एंड द सम formulas related to the fins that we will discuss in these chapters. Now first your most important theory is one dimensional steady state heat conduction through the plane wall or infinite slab without heat generation. ओके, ये थियरी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, वन टाइप्स ऑफ जो 4 years लो, ओके, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे क्या आपका जो प्लेन वॉल है वहाँ से आपकी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, और आपका कंडीशन क्या है कि विदाउट हीट जनरेशन, मीन्स वॉट कि जो बॉडी के अंदर है वो आपकी हीट जनरेट नहीं हो रही। ओके, नॉर्मली हीट जनरेट होगी क्योंकि किसी बॉडी का टेम्परेचर आपका 0 केल्विन से ज़्यादा हो गई तो वहाँ पे हीट तो जनरेट होगी। लेकिन यहाँ पे हमने एक कंडीशन ली हुई है कि बॉडी के अंदर हीट जनरेट नहीं हो रही, ओके, खाली आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस। तो नाउ लेट्स द टेम्परेचर ऑफ द वन ऑफ द सरफेस T1 एंड द टेम्परेचर ऑफ द अनदर सरफेस इज T2। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी होगी आपकी मटेरियल की K, ओके, लेंथ है उसकी L। सो consider a plane wall or infinite slab of thickness L of material having thermal conductivity K with its face material T1 and T2। ओके, जो उसका फेस है, दोनों साइड है, उसका टेम्परेचर है सपोज T1 एंड T2। सो योर टेम्परेचर इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो T1 का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, T2 का कम होगा। सो आपका टेम्परेचर T1 से T2 तरफ फ्लो होगा। K थर्मल कंडक्टिविटी है, Q आपका हीट ट्रांसफर रेट है। सो वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन विदाउट हीट जनरेशन अंडर स्टेडी स्टेट यूजिंग लाप्लास इक्वेशन is your delta square T with heat conduction in x direction only can be written as d square T upon dx square equal to 0। ओके, सो ये आपका कौन सा है, वन डायमेंशनल इक्वेशन है और लाप्लास इक्वेशन है। ओके, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं हीट ट्रांसफर थ्रू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर। ओके, जो थर्ड वाला जो इक्वेशन था लाप्लास इक्वेशन, ओके, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे। उसकी कंडीशन क्या थी कि जो आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है वो विदाउट हीट जनरेशन है और वन डायमेंशनल है। ओके, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर ही आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, वाई और जेड के अंदर आपका 0 होगा। ओके, नाउ उसको इंटीग्रेट करते हैं इस फॉर्मूले को। सो व्हेन वी डू द इंटीग्रेशन ऑफ डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सो द आफ्टर इंटीग्रेशन यू विल फाइंड डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू C1। C1 इज योर कॉन्स्टेंट। ओके, जब इंटीग्रेट करेंगे 0 का तो आपको C1 कुछ कॉन्स्टेंट पुट करना पड़ेगा। देन आफ्टर फिर से डबल इंटीग्रेट करते हैं डी टी बाई डी एक्स का। सो डी टी इक्वल टू C1 इंटू डी एक्स होगा ना, उसके इंटीग्रेट करेंगे तो डी टी का आपका इंटीग्रेशन होगा T और C1 डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा X। So dx equal to x integration and C1 into x plus C2. Now equation 2 represent the slope of the temperature profile, that is slope is constant, and equation 3 represent the temperature profile which is linear. Now boundary condition put करते हैं। So boundary condition कैसे put करेंगे, so you can see here, यहाँ पे आपका x equal to 0 है, तो x equal to 0 क्या होगा, जो ये वाली जो सरफेस है वहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है वो क्या होगा, T1 होगा। ओके, यू कैन सी हियर इन दिस फिगर x equal to 0 द टेम्परेचर इज योर T1, which is the length और thickness of the box is और slab is L। so x equal to L पे आपका टेम्परेचर क्या है, T2 है। so at x equal to L the T equal to T2। ना ये दोनों जो बाउंड्री कंडीशन जो हमने लिए हैं वो हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे। एक बार फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, सेकेंड टाइम दूसरी बाउंड्री कंडीशन। सो यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन एट x equal to 0 T equal to T1 in this equation,
तो जहाँ पे आपका T दिख रहा है वहाँ पे T1 पुट करेंगे, जहाँ पे X है वहाँ पे 0 पुट करेंगे। सो T इक्वल टू T1 इक्वल टू C1 इंटू एक्स, तो C1 इंटू 0 तो 0 होगा, प्लस C2, तो C2 इक्वल टू T1। नाउ अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन एट X इक्वल टू L इक्वल टू T इक्वल टू T2, तो जहाँ पे आपका X इक्वल टू L है, लेंथ आपकी L है, वहाँ पे आपका टेम्परेचर है T2। ओके, तो जहाँ X है वहाँ पे L पुट करेंगे, जहाँ पे T है वहाँ पे T2 पुट करेंगे। सो यू कैन फाइंड दिस इक्वेशन T2 इक्वल टू C1 इंटू L प्लस C2। सो T2 इक्वल टू C1L प्लस, ओके, C2 की वैल्यू क्या होगी इक्वेशन नंबर 1 से, T1 होगा। ओके, यू कैन सी हियर C2 इक्वल टू T1, तो C2 की जगह हम T1 पुट कर सकते हैं, तो C1L प्लस T1, तो C1 इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन L। सो योर इक्वेशन C1 इक्वल टू क्या होगा, T2 माइनस T1 अपॉन L। Now on substituting the value of C1 and C2 in equation 3, we get T equal to T2 minus T1 upon L into X plus T1. So that is T minus T1 upon T2 minus T1 equal to X upon L होगा, कि T1 आपका इधर की साइड में जाएगा, T के राइट हैंड साइड में। सो T माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 होगा इक्वल टू X अपॉन L होगा। Now this equation gives the temperature distribution in the slab फ्रॉम द फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। क्या होगा, Q इक्वल टू माइनस के dt बाई डी एक्स होगा। ओके, फोरियर्स लॉ हमको पता है। ओके, उसके बाद क्या करना है, फोरियर्स लॉ है, उसकी वैल्यू हमको मिली x इक्वल टू एल की। सो dt बाई डी एक्स इक्वल टू C1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ C1 फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट, सो dt बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी, dt बाई डी एक्स इक्वल टू C1, ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन L। सो Q इक्वल टू माइनस के ए, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, डी टी बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या बनेगी, यहाँ से C1 बनेगी, और C1 की वैल्यू क्या है आपकी T2 माइनस T1 अपॉन L है, तो वो वैल्यू पुट करेंगे। सो Q इक्वल टू माइनस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे, तो आपका T2 माइनस T1 क्या होगा, T1 माइनस T2 होगा। सो के ए T1 माइनस T2 अपॉन L। नाउ थर्मल रेजिस्टेंस R इक्वल टू L अपॉन के। ओके, ये भी हमको पता है थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू। सो हीट फ्लक्स Q अपॉन A इक्वल टू स्मॉल q इक्वल टू के T1 माइनस T2 अपॉन L। ओके, हीट फ्लक्स मतलब क्या है, हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, उसको बोलेंगे हीट फ्लक्स। सो अबव इक्वेशन 2.1.1 and 2.1.3 can also be obtained by using the Fourier's law of heat conduction. So this is a most important formula। जब हम सम करेंगे एग्जाम्पल, तो इसी के ऊपर से आपके एग्जाम्पल कैलकुलेट करने के लिए आएंगे। तो ये फॉर्मूला जो डेरिवेशन वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डेरिवेशन करना है इसका डी टी बाई डी एक्स से। ओके, सो Q इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स, तो सारा फॉर्मूला आपको पुट करना है हीट फ्लक्स का। ओके, उसके ऊपर से आपका फोरियर्स लॉ फाइंड करके आपको हीट कंडक्शन फॉर्मूला इसके ऊपर से आपको सारे सम कैलकुलेट करने हैं। ओके, अल्टरनेट मेथड है, उसमें भी सेम प्रोसीजर ही है। ओके, अल्टरनेट मेथड के अंदर उसमें इलेक्ट्रिकल एनालॉजीज के ऊपर से उसको फाइंड किया हुआ है। ओके, फॉर्मूला सेम ही है आपका, Q इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स का। सो Q इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू माइनस के डी टी। So boundary conditions are at x equal to 0, t equal to t1 and x equal to L, t equal to t2. So Q equal to integration of 0 tx dx equal to minus k t1 t2 into dt. उसको इंटीग्रेट करने हैं आपको, फॉर्मूलेस पुट करने हैं। सो कंडक्शन रेजिस्टेंस इक्वल टू R इक्वल टू x अपॉन k और L अपॉन k। ओके, तो ये कंडक्शन आपको दिया हुआ होगा कुछ एग्जाम्पल के अंदर, R की वैल्यू, R को क्या बोलेंगे हम, कंडक्शन, कंडक्टिव रेजिस्टेंस। क्योंकि उसकी वैल्यू पुट करनी है, उसके ऊपर से सब फॉर्मूला फाइंड करने के लिए आएंगे। जब हम सम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे यूज़ करना है इस फॉर्मूला को। नो सेकंड थियरी है आपकी हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। सो कन्वेक्शन में हमको पता है जो आपका हीट ट्रांसफर होगा वो होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के द्वारा। सो कंसिडर द हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन फ्रॉम अ surface to fluid in the direction normal to surface of area A as shown in figure. So from Newton's law of cooling Q equal to HA delta T. डेल्टा टी क्या आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनेटिव इक्वल टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनेटिव अपॉन 1 अपॉन एच। सो टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनेटिव आर कन्वेक्टिंग उसको बोलेंगे, वेर कन्वेक्टिंग थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन एच ए टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनेटिव अपॉन क्यू। ओके, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट यू, heat flow rate through a composite wall, and considering all modes of heat transfer by conduction, convection, radiation can be expressed as Q equal to minus K delta T. ओके, ओवरऑल हीट ट्रांसफर है आपका U। ओके, ही Q है आपका हीट ट्रांसफर रेट।
सो क्यू इक्वल टू यू ए डेल्टा टी, सो टी वन माइनस टी आई माइनस टी जीरो अपॉन वन अपॉन यू ए, so Ti minus T0 upon sigma r or epsilon r, where Ti and To are temperature at the inner and outer side of the composite ball respectively, and Ti greater than To. So U equal to overall heat transfer coefficient, sigma r equal to 1 upon Ua equal to overall or combined thermal resistance of the ball. The overall heat transfer coefficient U can be defined as the ability of a composite ball to transfer heat rate through it. ओके, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का. नाउ प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनालॉजी टू हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम. So following procedure is followed to determine the heat transfer rate in composite structure. Draw schematic diagram of the system. Draw an equivalent electric circuit of the system. Compute all the thermal resistance in the circuit. Calculate the equivalent resistance sigma r. Using equation Q equal to Ti minus To upon sigma r, then the heat transfer rate across the system can be calculated. So ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपका. Q इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर है. आर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, सिग्मा आर की वैल्यू 1 अपॉन यू है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट. तो उसके ऊपर से कोई भी आपकी एक वैल्यू अननोन होगी, उस वैल्यू को आपको पुट करके जो अननोन वैल्यू है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम फॉर कंपोजिट बॉल हैविंग रेजिस्टेंस इन द सीरीज. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. दो थियरी हैं उसमें आपको रेजिस्टेंस जो है हीट ट्रांसफ़र का, एक में सीरीज़ में होगा, दूसरे में पैरेलल में होगा. तो उसके लिए आपको हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट और ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट का फॉर्मूला फाइंड करना है. जैसे कि आपकी बॉल है, ओके, बॉल के ऊपर आपके ब्रिक होगा, प्लास्टर होगा, ओके, रेती कपची का प्लास्टर होगा, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग होगी, ब्रिक की अलग होगी. तो दोनों में से जब हीट ट्रांसफ़र होगा पूरी आपकी प्लेन बॉल में से, तो आपका बॉल का ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फाइंड करना पड़ेगा. उसके लिए आपको प्लास्टर का हीट ट्रांसफर और ब्रिक का हीट ट्रांसफर दोनों को आपको फाइंड करना पड़ेगा. ओके, तो उसको बोलेंगे सीरीज कनेक्शन. सो इन दिस फिगर यू कैन सी कंसिडर अ कंपोजिट बॉल ऑफ थिकनेस x1 एंड x2 ऑफ सरफेस एरिया A in the perpendicular direction to heat flow having hot fluid at temperature Ti on the one side and cold fluid of temperature To at the other side. तो Ti आपका इनिशियल टेम्परेचर है एक साइड पे और To आपका आउटर साइड का आउटर टेम्परेचर है. ओके, बे Ti क्या है, उसकी वैल्यू आपकी ज़्यादा है To से. नाउ K1 जो आपका हीट ट्रांसफर जो होगा वो x1 और x2 के ऊपर से होगा, थर्मल कंडक्टिविटी. नाउ Ti आपका क्या इनिशियल टेम्परेचर एक बॉडी का, आगे की सरफेस का, To आपका आउटर सरफेस का दूसरी बॉडी का सरफेस है. बीच में जो है आपके रेजिस्टेंस है, कितने रेजिस्टेंस है, सो यू कैन सी ये R1 है, R2 है, R3, R4, 4 रेजिस्टेंस है आपके. तो चारों रेजिस्टेंस को आपको फाइंड करना पड़ेगा, R1, R2, R3 और R4 की वैल्यू को. इसमें सम कैसे आ सकते हैं कि आपको Ti की वैल्यू दी होगी, To की वैल्यू दी होगी, तो जो बीच के जो टेम्परेचर है T1, T2, T3 उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी. x1, x2 की वैल्यू आपको दी होगी थिकनेस की. तो जब हम सम करेंगे तो आपको ख्याल आएगा कैसे इसको फाइंड करना है. ये आपकी थियरी है. सो इसमें H1 एंड H2 सपोज आपका कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर है फॉर द कन्वेक्शन. ओके, सो हॉट फ्लूइड एंड द कोल्ड फ्लूइड रिस्पेक्टिवली. जो HI है वो हॉट फ्लूइड के लिए हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, और जो HO है वो किसके लिए, आपका कोल्ड फ्लूइड के लिए. द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट फ्लूइड, जैसे मैंने बोला था, जो आपका हीट ट्रांसफर जो होगा वो कहाँ से होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तरफ. तो जो हॉट फ्लूइड है वहाँ से जो आपकी हीट है वो ट्रांसफर होगी टू द कोल्ड फ्लूइड की तरफ. सो द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द कोल्ड फ्लूइड, from the hot fluid to the cold fluid is subjected to 4 resistance as shown in the figure. So 4 रेजिस्टेंस है आपके R1, R2, R3 एंड R4. सो R1 की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 अपॉन एच है, R2 की वैल्यू होगी x अपॉन के. ओके, R1 के आपका यहाँ पे जो आपका हीट ट्रांसफर होगा वो होगा फ्रॉम द हीट ट्रांसफर थ्रू द कन्वेक्शन. तो वहाँ पे आपका आएगा 1 अपॉन एच है. R2 का वैल्यू वो आपका हीट ट्रांसफर होगा थोड़ा कंडक्शन, उसकी वैल्यू आएगी x अपॉन के. R3 की वैल्यू है उसका हीट ट्रांसफर होगा थोड़ा कंडक्शन, उसकी वैल्यू आएगी x2 अपॉन K2A. और R4 की वैल्यू जो फिर से वहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम द कन्वेक्शन इक्वल टू 1 अपॉन HOA. सो सिग्मा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4. सो Q इक्वल टू T1 माइनस TO अपॉन सिग्मा R इक्वल टू TI माइनस TO अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4. तो चारों के चारों जो रेजिस्टेंस है उसका समेशन करना है सिग्मा R में. ओके, नाउ Q इक्वल टू TI माइनस TO, सो 1 अपॉन HA प्लस x अपॉन K प्लस x2 अपॉन K2A प्लस 1 अपॉन HOA. जो सारे के सारे रेजिस्टेंस जो R1, R2, R3, R4 उसका समेशन करना है.
Okay, so Ti minus To upon 1 upon U upon A. Now overall heat transfer equal to 1 upon U equal to 1 upon H plus x1 upon K1 plus x2 upon K2 प्लस 1 अपॉन HO. ए आपका कैंसिल आउट होगा दोनों तरफ से, तो फाइनल इक्वेशन आपका बनेगा ओवरऑल हीट ट्रांसफर का ये वाला. तो ये थियरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से भी आपके एग्जांपल आएंगे कैलकुलेट करने के लिए. सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एस्टिमेशन ऑफ द इंटरमीडिएट टेम्परेचर इन द सिस्टम का. ओके, तो आज हमने इतनी थियरी डिस्कस की. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थियरीज. एंड द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू टू चैप्टर नंबर 2.